नमस्कार। मैं डॉक्टर शशिकांत पांडे, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ। आज मुझे राजनीति विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय की विभागाध्यक्षा प्रोफेसर शशि शुक्ला जी के माध्यम से राजनीति विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं मैडम शुक्ला एवं प्रोफेसर संजय गुप्ता जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आप सभी से रूबरू होने एवं अपनी बातें आपके समक्ष रखने का अवसर दिया। आज मैं जिस विषय पर आप सभी से चर्चा करूँगा या आपके सामने अपनी बात रखूँगा, वह विषय है गांधी टैगोर डिबेट, पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। यानी गांधी और टैगोर के बीच में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो उनमें संवाद होता है, जो उनके विचारों में जो सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिलती है, जो उनमें उनके विचारों में जो मत विभिन्नता देखने को मिलती है, इन सारी बातों पर ही हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। यदि हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो भारत के प्राचीन ज्ञान परंपरा को यदि हम देखें तो पाते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही शास्त्रार्थ, वाद विवाद एवं बहस की परंपरा रही है। सार्वजनिक जीवन में जो बहस है या वाद प्रतिवाद है या डिबेट है, यह एक ऐसा मंच उपलब्ध कराता है जहां लोग अपने ओपिनियन, अपने इंटरेस्ट एवं एक्सपेक्टेशंस किसी भी विषय पर व्यक्त करते हैं जो संपूर्ण समाज या समाज के एक हिस्से को प्रभावित करता है। साथ ही खुली बहस या चर्चा एक जिम्मेदार समाज को भी जन्म देती है। स्वयं यदि हम भारतीय संविधान को देखें तो भारतीय संविधान भी एक लंबी एवं सार्थक बहस का ही प्रतिफल है और शायद यही कारण है कि इतने विविधतापूर्ण समाज ने भी संविधान को खुले दिल एवं दिमाग से स्वीकार किया था। इसी प्रकार यदि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखें तो हमको उसमें डिफरेंट स्ट्रीम्स या ओपिनियंस या अगर हिंदी में कहें तो धाराओं के लोग दिखाई देते हैं, जिनमें उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी, दक्षिणपंथी एवं वामपंथी में उन्हें बांटा जा सकता है। किंतु उन सभी का एक ही लक्ष्य था, भारत की आज़ादी, तथा इसने तमाम वैचारिक मतभेदों, विसंगतियों के बाद भी उन्हें एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न नायकों के बीच भी हमें समय समय पर मतभेद देखने को मिलता है, लेकिन उन्होंने विचार विमर्श के माध्यम से परस्पर सहमति का वातावरण निर्मित करने की कोशिश की और अपने जो वह चाहते थे, जो देश की आज़ादी का जो सपना देख रहे थे, उस स्वप्न को वह साकार करने में कामयाब रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो दो महान व्यक्तित्व थे, आज उन पर ही मेरी चर्चा केंद्रित है और उनमें से दो महान व्यक्तित्वों में रविंद्रनाथ टैगोर एवं मोहनदास करमचंद गांधी के विषय में आज हम आपसे कुछ बातें करेंगे और उनके विशेषकर जो उनमें वैचारिक साम्यता थी और विषमता थी, उस पर चर्चा केंद्रित होगी। गांधी एवं टैगोर के बीच राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो बौद्धिक विमर्श होता है, वह न केवल उनके ज्ञान, तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता को प्रदर्शित करता है, अपितु यह भी प्रदर्शित करता है कि सार्वजनिक जीवन में डिसेंट एवं डिसएग्रीमेंट को स्पेस मिलना चाहिए और इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि जो डिसेंट है यानी मतभेद जिसे कहते हैं, वो डेमोक्रेसी के प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। हाँ, यह जरूरी है कि इसके लिए हमें सहिष्णु होना होगा, टॉलरेंस और सिविलिटी का होना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांधी और टैगोर
कंटेम्प्रेरी थे। हालांकि टैगोर गांधी से उम्र में लगभग 8 वर्ष बड़े थे और दोनों की जो पहली मुलाकात है वो 1915 में शांति निकेतन में होती है। टैगोर 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके थे तथा उनकी वैश्विक ख्याति स्थापित हो चुकी थी। दूसरी तरफ गांधी दक्षिण अफ्रीका में अपनी नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करके लौटे थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में और विशेषकर उसके शीर्ष नेतृत्व पर में यह कोई नई बात नहीं है कि वैचारिक असहमतियां देखने को मिली हैं और ऐसा अनेक अवसरों पर हमें देखने को मिला है। गांधी को भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभालने के दौरान विभिन्न व्यक्तियों समूहों द्वारा उनकी अपनी कार्यशैली नेतृत्व प्रणाली को लेकर के आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन टैगोर के साथ जो उनकी विभिन्न मुद्दों पर असहमति और जो तार्किक संवाद है वह भारतीय परंपरा में निहित डिबेट के मैनिफेस्टेशन के रूप में सामने आता है। दोनों के बीच में जो इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट होता है, जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन की शुरुआत 1915 में होती है, वह 1941 में टैगोर की मृत्यु तक जारी रहती है। और इस संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि नो टू पर्सन्स कुड प्रोबेबली डिफर सो मच एज गांधी एंड टैगोर। इसी तरह की कुछ बातें फ्रेंच राइटर एवं नोबेल लॉरिएट रोमा रोनो ने भी इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज थी उसके बारे में कहा था कि दोनों के बीच में जो यह नोबल डिबेट या डिस्कशन होता है उसने संपूर्ण पृथ्वी एवं संपूर्ण मानवता को ही इस ऑगस्ट डिबेट या पवित्र जो बहस थी उसमें शामिल कर लिया था। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि टैगोर एक साहित्यकार थे। गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था, न कि वह एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे या पॉलिटिशियन थे। इसलिए वह चीज़ों को एक साहित्यकार के यूनिक पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे थे। उनकी स्वयं की कोई राजनीतिक अभिलाषा नहीं थी, उनकी कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं थी। शायद इस कारण भी वह निर्भीक होकर अपनी बात रख रहे थे। एक अन्य चीज जो दोनों में अंतर को स्पष्ट कर रही थी वह यह थी कि गांधी ने मॉडर्निटी को खारिज किया था तथा वो सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट का उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, जबकि टैगोर अपनी एक एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड के कारण मॉडर्निटी के कहीं न कहीं वो अपने आप को नज़दीक पाते थे और यह भी दोनों में एक फासला दिखाता है। इसके अतिरिक्त भी अगर हम देखें तो गांधी का जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण था और वह राजनीति में संतत्व की परंपरा के वाहक थे, जबकि टैगोर भी एक सिंपल और साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनकी जो पृष्ठभूमि थी वह कहीं न कहीं, चूंकि वह एक जमींदार पृष्ठभूमि से आते थे, वह कहीं न कहीं उनके विचारों में हमें परिलक्षित होती है। और यह भी कहीं न कहीं एक कारण है कि दोनों का जो नज़रिया है उसमें हमें एक अंतर दिखाई पड़ता है। जहाँ तक टैगोर और गांधी की बात है तो दोनों के वैचारिक मतभेदों की चर्चा तो बहुत होती है और आज मैं भी उन वैचारिक असहमतियों के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालूंगा, किंतु उन दोनों के बीच जिन विषयों पर सहमति थी उनकी भी मैं संक्षिप्त चर्चा करना चाहूँगा। पहली बात, गांधी से भी बहुत पहले टैगोर ने ग्रामीण विकास के महत्व को समझा था। जनरली जब हम गांधी का नाम लेते हैं तो हम तुरंत जो है वो ग्राम स्वराज की बात करते हैं, क्योंकि गांधी ने एक ग्राम स्वराज का एक अल्टरनेटिव मॉडल दिया था। गांधी यह कहते थे कि इंडिया लिव्स इन विलेजेस, भारत गांव में निवास करता है, इसीलिए वो ग्रामीण जीवन की बात करते थे। वह भारत के किसानों की बात करते थे। उन्होंने भारत के ग्रामीण अंचलों में एक्सटेंसिवली टूर भी किया था, तो वह किसानों की समस्याओं को बखूबी समझते थे और गांधी उसके निदान की बात करते थे। लेकिन
हमें यह भी जानना होगा कि यहाँ पर दोनों में कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, दोनों में सिमिलैरिटी है, क्योंकि 1921 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन की स्थापना की थी। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि दोनों ही में ग्रामीण विकास को लेकर के एक सहमति का भाव था। एक दूसरी बात, एक घटना का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, वह है जब गांधी ने कम्युनल अवार्ड के खिलाफ भूख हड़ताल किया तो टैगोर ने उनका साथ दिया तथा ब्रिटिश सरकार से अपील की कि वह इसे वापस लेने का काम करे। और यहाँ पर टैगोर गांधी के बारे में एक स्टेटमेंट देते हैं जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। वह कहते हैं कि आई कुड नॉट हैव फुली रियलाइज हाउ ग्रेट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फ्रेल मैन हैड आई नॉट कम नियर टू हिम लाइक दिस। यानी वो यह कहते हैं कि इस दुबले पतले और कमज़ोर व्यक्ति के व्यक्तित्व को मैं शायद न समझ पाया होता अगर मैं इनके इतने नज़दीक न आया होता। गांधी अपना जो उपवास वो करते हैं कम्युनल अवार्ड के खिलाफ, वो तोड़ते हैं और उन्हें जो शरबत या जूस पिलाने का काम टैगोर करते हैं, लेकिन वह टैगोर से एक अपील करते हैं कि जो उन्होंने गीतांजलि लिखी है उसके कुछ शब्द जो है, उसके गीत जो है वह उन्हें सुनाएं, और वह सुन करके अपना फांस तोड़ते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि दोनों के विचारों में ज़बरदस्त असहमति होते हुए भी दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल एडमायरर भी थे। एक अन्य बात जो दोनों को एक मंच पर लाती है वो ये है, टैगोर एवं गांधी दोनों ही शिक्षा की वकालत करते हैं। यद्यपि शिक्षा का क्या स्वरूप हो इसको लेकर के दोनों में ही हमें वैचारिक असहमति देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त टैगोर एवं गांधी दोनों ही डीपली रिलीजियस थे तथा मनुष्य को धर्म के केंद्र में रखते थे, तथा दोनों ने ही धर्म का जो रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट था यानी कर्मकांडीय पक्ष था उसकी आलोचना की थी। उनका मानना था कि भक्त एवं भगवान के बीच पुजारी या पादरी इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों ने ही जो इंटर रिलीजियस डायलॉग को प्रमोट किया, यानी विभिन्न धर्मों के बीच में बातचीत होनी चाहिए। इसके अलावा दोनों ही क्रिश्चियनिटी से यानी ईसाइयत से भी प्रभावित थे, और यह भी एक चीज़ है जो दोनों को कहीं न कहीं एक मंच पर लाती है। इसके अतिरिक्त दोनों, गांधी और टैगोर दोनों ही कमिटेड डेमोक्रेट्स थे। लोकतंत्र में दोनों की ही आस्था थी तथा दोनों का परंपरागत भारतीय मूल्यों के प्रति लगाव था, और दोनों ही भारत की जो बहुलवादी संस्कृति है उसके प्रशंसक थे। दोनों का ही मानना था कि मॉडर्निटी मनुष्य को मैकेनिकल बना रही है, यंत्र बना रही है। इसका दोनों ही विरोध करते हैं। हाँ, गांधी जरूर इसका संपूर्णता में विरोध करते हैं, लेकिन टैगोर इसका संपूर्णता में विरोध नहीं करते हैं। इन समानताओं के होने के बावजूद भी टैगोर एवं गांधी में विभिन्न मुद्दों पर वैचारिक मतभेद था, और मैं उनमें से 4 प्रमुख मुद्दों पर आपके समक्ष आज चर्चा करूंगा। वो 4 प्रमुख मुद्दे क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो गांधी और टैगोर को अलग अलग सोपानों पे खड़ा करते हैं, अलग अलग पायदानों पे खड़ा करते हैं, मैं उसका उल्लेख करना चाहूँगा। और उनमें से पहला विषय है राष्ट्रवाद का विषय। वर्तमान भारत में राष्ट्रवाद को एक बाइनरी में देखने की कोशिश हो रही है, जहां एक तरफ राष्ट्रवाद को शेयर्ड हिस्ट्री, कल्चर, रेस एवं लैंग्वेज के आधार पर समझने की कोशिश की जाती है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवाद का संकीर्ण स्वरूप भी देखने को मिलता है, जहां एक राष्ट्र अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ समझने की कोशिश करता है और तथा जो राष्ट्रों के मध्य युद्ध को लीड करता है। हिटलर और उसका जो जर्मन साम्राज्य है, यह हम सभी के सामने एक जीता जागता उदाहरण है। जहाँ तक टैगोर का प्रश्न है, टैगोर ने वो एक्सटेंसिव ट्रैवलर थे, उन्होंने बहुत भ्रमण किया था।
और इस चीज़ को उन्होंने नज़दीक से देखा था कि राष्ट्रवाद का उनके दौर में कितना दुरुपयोग हो रहा था और राष्ट्रवाद के नाम पर कैसे एक राष्ट्र अपनी श्रेष्ठता को दूसरे राष्ट्र के ऊपर थोपने का काम कर रहा था। इसलिए टैगोर राष्ट्रवाद का जब जिक्र करते हैं तो वो राष्ट्रवाद के बारे में कहते हैं कि मैं, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं मानवता को देश प्रेम के ऊपर मानता हूँ। वह कहते हैं कि जब मुल्क से प्यार का मतलब भक्ति या पवित्र कार्य में बदल जाए तो विनाश निश्चित है। मैं देश को बचाने के लिए तैयार हूँ, किंतु मैं किसकी पूजा करूँगा ये मेरा अधिकार है जो देश से कहीं ज़्यादा बड़ा है। चूंकि टैगोर ने राष्ट्रवाद के साम्राज्यवादी स्वरूप को नज़दीक से देखा था, अतः वह राष्ट्रवाद को खतरा मानते थे। टैगोर साम्राज्यवाद को राष्ट्रवाद की बाह्य अभिव्यक्ति मानते थे तथा उन्होंने राष्ट्रवाद की संकीर्ण मान्यताओं से ऊपर उठते हुए अंतर्राष्ट्रीयतावाद की वकालत की। वहीं दूसरी तरफ गांधी अंतर्राष्ट्रीयतावाद के विचार को राष्ट्रवाद के अंदर लाने की वकालत करते हैं, जिससे राष्ट्रवाद की भावना से संकीर्णतावाद को दूर किया जा सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद को लेकर के दोनों ही अलग अलग विचार दोनों के आ रहे हैं। गांधी ने अपना स्पष्टीकरण दिया। वह भारतीय राष्ट्रवाद के विषय में कहते हैं कि मैं टैगोर की शंका को दूर करना चाहूँगा कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है यह न तो एक्सक्लूसिव है, न एग्रेसिव है और ना ही डिस्ट्रक्टिव, बल्कि यह धार्मिक एवं मानवतावादी है। यह बात गांधी यंग इंडिया में लिखते हैं। गांधी के अनुसार राष्ट्रवाद का आशय स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कलेक्टिव यूनिटी एंड आइडेंटिटी से है, जिससे आंतरिक फूट, व्यक्तिगत हितों को अन्य हितों के अधीन लाना, विदेशी शासन के विरुद्ध लोगों को मोबिलाइज करना तथा लोगों में स्वाभिमान की भावना जगाना इत्यादि शामिल है। उनका यह मानना है कि यदि हम राष्ट्रवाद को इस रूप में समझेंगे तो हमारी जो राष्ट्रवाद के प्रति जो एक संकीर्णतावादी सोच है, वह हमारी सोच जो है वह दूर होगी। बेसिकली राष्ट्रवाद के बारे में गांधी क्या सोचते हैं, इस चीज़ को भिखू पारिख ने भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि गांधी जिस रूप में राष्ट्रवाद को देखते हैं वह बिनाइन है, वह जेनरस है, ओपन है और मॉरली अपलिफ्टिंग है। यद्यपि टैगोर इससे अपनी सहमति नहीं व्यक्त करते तथा कहते हैं कि जो गांधी की यह राष्ट्रवाद के बारे में जो सोच है यह बेसिकली राष्ट्रवाद के वायरस से इन्फेक्टेड है। गांधी कहते हैं काउंटर में कि राष्ट्रवाद बुराई नहीं है, बल्कि यह जो उसके नाम पर जो संकीर्णतावाद है, जो स्वार्थ है, जो एक्सक्लूसिवनेस है, जो कि हमें आधुनिक राष्ट्रों में देखने को मिलता है, वह बुरा है। और इसलिए हमें इस बात को हमें समझना होगा और ये एक चीज़ है जो दोनों को ही एक दूसरे से अलग करती है। टैगोर ने वायलेंट एग्रेसिव नेशनलिज्म के साथ ही साथ गांधी के नॉन वायलेंट नेशनलिज्म का भी विरोध किया और उन्होंने कहा कि यह पैरोकियल नेशनलिज्म है। गांधी जिस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, जिस भारतीय राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, वह संकीर्णता पर आधारित है। टैगोर का यह कहना था कि जिस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने हैं उसमें जो नेशनलिज्म है वह हिंसक स्वरूप ग्रहण कर सकता है, इसलिए इस विचार का वर्तमान परिस्थितियों में परित्याग कर देना ही हमें बेहतर होगा। और ये चीज़ हम देख रहे हैं कि टैगोर और गांधी दोनों ही राष्ट्रवाद को लेकर के अपने आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट लेकर के आते हैं। और टैगोर जो राष्ट्रवाद है उसको उनका ये मानना है कि जो नेशन ही अपने आप में आर्टिफिशियल है और इसमें ह्यूमननेस की कमी है, तो वह राष्ट्रवाद के चूंकि संकीर्णतावादी
स्वरूप को देख चुके होते हैं तो वह गांधी के तमाम क्लैरिफिकेशन के बाद भी वह गांधी की बातों से सहमति नहीं जताते हैं। एक दूसरा बिंदु जो दोनों को जुदा करता है एक दूसरे से, या एक उचित शब्द का अगर हम प्रयोग करें तो वह ये कि दोनों में एक वैचारिक मत वैभिन्न को सामने लाता है, वह है असहयोग आंदोलन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जलियांवाला बाग कांड और उसके उपरांत अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा किए गए जो बर्बर व्यवहार था, उसने गांधी को असहयोग आंदोलन चलाने को प्रेरित किया। उनका मानना था कि अंग्रेजी हुकूमत इतने लंबे समय तक यदि इस देश में शासन कर रही है तो निश्चित रूप से इसमें भारतीयों का भी प्रत्यक्ष एवं या परोक्ष सहयोग है। उन्होंने इसे एक तरह से अगर हम कहें तो अपनी नियति मान करके स्वीकार कर लिया है। ऐसी ही कुछ बातें स्वामी विवेकानंद ने भी पहले कही थी कि भारतीय मेंटल इंस्लेवमेंट का शिकार हो गए हैं। गांधी भी लगभग कुछ ऐसी ही बातें दोहराते हैं। उनका मानना था कि यदि भारतीय ब्रिटिश सरकार से सहयोग करना बंद कर दें, उन्हें कोऑपरेट करना बंद कर दें, तो वे इस देश पर शासन नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए उन्होंने जितनी भी औपनिवेशिक संस्थाएं थीं या उनके द्वारा जो कदम उस दिशा में उठाए गए थे, जैसे स्कूल हुए, कॉलेज हुए, न्यायपालिका, विधायिका, इन सभी के बहिष्कार की बात की और साथ ही उन्होंने उसके बदले में ऑल्टरनेटिव स्पेस तैयार करने की बात की। इसके अतिरिक्त गांधी विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की भी बात करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि इन विदेशी वस्त्र उद्योग ने धीरे धीरे इस देश के जो स्वदेशी उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, उन सभी को समाप्त कर दिया है। और यही कारण है कि गांधी अपने स्टेप में हमें थोड़ा रेडिकल दिखाई पड़ते हैं और वो आह्वान करते हैं कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जानी चाहिए। इससे भारतीयों में जो उस वक्त की जो परिस्थितियां थी उसमें एक काइंड ऑफ नेशनल प्राइड को जनरेट किया और उनमें एक उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ। लेकिन टैगोर गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन की कड़ी निंदा करते हैं। उनका कहना है कि यदि असहयोग आंदोलन यह आगे चल कर के भारत की राष्ट्रीय प्रकृति बन जाएगी, अगर यह नेचर बन जाएगा, तो यह आने वाले भारत की प्रगति के मार्ग में भी बाधक का काम करेगा, क्योंकि कोई न कोई किसी न किसी मुद्दे पर ये इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करके स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से सरकारों को बैकफुट पर लाने की कोशिश करेगा। इसलिए टैगोर गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की निंदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि नॉन कोऑपरेशन का मतलब रिजेक्शन है, यानी बहिष्कार है। यह अपने आप में एक नेगेटिव टर्म है। यह न केवल पश्चिम के प्रति घृणा की भावना पर आधारित है, बल्कि एक्सक्लूजनरी एवं शॉर्ट साइटेडनेस का रिफ्लेक्शन है। यह बात भिखु पारिख ने भी एक जगह पर उद्धृत की है। कहने का अभिप्राय यह है कि टैगोर ये कहते हैं कि वह गांधी जो एक तरफ तो यह स्लोगन देते हैं कि हेट द सिन बट नॉट द सिनर, हमें पाप से घृणा करना चाहिए, पापी से घृणा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो उनका जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, यह तो कहीं न कहीं टैगोर का मानना है कि यह एक जो पश्चिम के प्रति जो उनके मन में जो एक नेगेटिविटी है, यह उसका परिणाम है। टैगोर आगे कहते हैं कि यदि पश्चिम ने भारतीय समाज एवं सभ्यता को ठीक से नहीं समझा है, तो इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हमें उनका बहिष्कार करना चाहिए, बल्कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अगर उनमें भी कोई अच्छी बात है तो हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। यह ट्रेडिशन बंगाल में पहले से भी रही। आपको मालूम होगा कि राजा राम मोहन रॉय भी इसी मत के थे और उन्होंने भी वेस्ट से बेस्ट चीज़ें लेने की कोशिश की थी। यह ऐसा नहीं है कि गांधी
पश्चिम से जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, उसको लेने के हिमायती नहीं हैं। गांधी ने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उनको अप्रिशिएट करते हैं और वह आउटराइटली या समरली पश्चिम का या उनके व्यवस्थाओं का, संस्थाओं का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन टैगोर यहाँ पर गांधी का जो नॉन कोऑपरेशन का जो स्टैंड है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने बायकॉट और विशेषकर विदेशी वस्त्रों को जलाने की जो गांधी की नीति थी उसकी भी कटु निंदा की। उनका कहना था कि इसने इस व्यवस्था से न तो भारतीयों की गरीबी दूर हो पाई जो कि एक मुख्य ध्येय था, और न ही वास्तविकता के धरातल पर हम कुछ प्राप्त कर पाए, बल्कि जो नुकसान हुआ वह ज़्यादा हुआ। और इसने एक तरह से उनका ये मानना था कि एक जो वाइट मेंस है या जो उनकी एक रेशियल जो हमारे बीच में डिफरेंस है, इसने एक रेशियल थिंकिंग को जन्म दिया और जिसके अंतर्गत जो भी विदेशी हैं उनके प्रति एक घृणा का या नफरत का वातावरण तैयार हुआ। उन्होंने कहा कि वस्त्रों को जलाना भी जो गांधी कर रहे थे यह भी एक तरह की हिंसा का परिचायक है। उनके अनुसार वस्त्रों को जलाने की बजाय जो जरूरतमंद हैं उनको दे देना चाहिए। यहाँ आप देखिए कि मैं आपके सामने टैगोर का वर्जन रख रहा हूँ और अभी मैं जो गांधी का जो काउंटर आता है मैं उसको भी आपके सामने रखूँगा कि कितना खूबसूरत दोनों के बीच में संवाद होता है। टैगोर अपनी आलोचना में यही नहीं रुकते हैं, वह कहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसने एक असहिष्णुता के वातावरण को जन्म दिया है और पूरी तरह से एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि जो सभी के जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, सभी में एक रूपता होना चाहिए। जैसे कि सभी गांधी ने कुछ इस रूप में प्रोजेक्ट किया, चूंकि उनका कद बहुत बड़ा था उस दौर में, वो एक टावरिंग फिगर हो चुके थे और उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि चूंकि वह ऐसा सोचते थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही एक ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक अमोघ हथियार है और सभी भारतीयों को इसको फॉलो करना चाहिए और ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए। टैगोर का ये मानना था कि हमारे विरोध के, प्रतिरोध के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं और इसीलिए वह यह कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं था कि यह कोई ऑफिशियल लाइन थी कांग्रेस की और उसको सभी को कोई स्वीकार करे। उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि जनता जो है वह नेतृत्व की बातों को माने, यह तो मैं सहमत हूं, लेकिन वह जनता नेतृत्व के सामने सरेंडर कर दे, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन टैगोर का कद चूंकि आप सभी जानते हैं कि इतना बड़ा हो चुका था कि उन्होंने ये कहा कि आज परिस्थितियां इस तरह की हैं कि टुडे टू डिसएग्री विद महात्मा एंड येट टू फाइंड रेस्ट इन वन सराउंडिंग इज नॉट पॉसिबल। ऐसा टैगोर क्यों कहते हैं ये इस पर हम आगे जिक्र करेंगे, क्योंकि जब विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का टैगोर विरोध करते हैं तो उनके घरों के सामने भी जो गांधी के एडमायरर्स हैं, प्रशंसक हैं, वो वस्त्रों को की होली जलाने का कार्य करते हैं। गांधी टैगोर की बातों को ध्यान से सुनते हैं। उन्होंने कहा कि टैगोर असहयोग आंदोलन के नेगेटिव एस्पेक्ट से बिना मतलब सशंकित हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने ना कहने की आदत छोड़ दी है और ना कहना सरकार के प्रति गैर वफादारी बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रति
पूरे होशो हवास में सहयोग न करना ठीक उसी प्रकार है जैसे कि एक किसान खेतों में बुआई से पहले जो वीड्स होती हैं या जो अनवांटेड ग्रास होती है वो उनको निराई करके निकाल देता है। गांधी के अनुसार नॉन कोऑपरेशन का अभिप्राय कहीं से भी रिजेक्शन ऑफ द वेस्ट नहीं है, बल्कि सरकार को निमंत्रण देना है कि वह हमारी शर्तों पर हमारे साथ सहयोग करे। गांधी जी का कहना था कि हमारे देश में लोग पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति से अभिभूत हैं। पश्चिम से सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि गांधी रिजेक्शन ऑफ द वेस्ट की बात कर रहे थे, बल्कि अपनी संस्कृति एवं सभ्यता की समझ के बाद उनका यह मानना था कि हमें बराबर के लेवल पर पश्चिम के साथ डील करना चाहिए। और यही कारण है कि गांधी का यह जो राष्ट्रवाद है वह उस एक्सक्लूसिव या एग्रेसिव नेशनलिज्म से भिन्न था जिसकी बात टैगोर कर रहे थे। गांधी कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि टैगोर नेशनलिज्म की पुरानी परिभाषा को देख रहे हैं। गांधी आगे कहते हैं कि टैगोर के नेशनलिज्म व इंटरनेशनलिज्म में किए जाने वाले अंतर तथा अंतर्राष्ट्रीयतावाद को जो प्रेफरेंस उन्होंने दिया वह उसको खारिज करते हैं। गांधी का मानना है कि स्वस्थ राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीयतावाद की दिशा में एक सार्थक कदम है। वसुधैव कुटुंबकम के संदर्भ में वो अपनी बात रख रहे थे। उनका ये कहना था कि जो अपने राष्ट्र का ख्याल रखता है वह बाकी विश्व के लिए भी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। जहां तक बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ की उन्होंने बात की और टैगोर जो उसकी आलोचना करते हैं उसके बारे में गांधी कहते हैं कि इसमें कुछ भी रेसिस्ट या जेनोफोबिक नहीं है। उनका ये कहना है कि जो विदेशी वस्त्रों के होली जलाने की बात है, उनका मानना था कि अगर हम विदेशी वस्त्रों का पूरी तरह से परित्याग नहीं करेंगे तो जो भारतीय बुनकर है, जो भारतीय कामगार हैं, उनको हम बाजार उपलब्ध नहीं करा सकते। तो इसलिए उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने को इस आधार पर जस्टिफाई करने का काम किया कि जो भारतीयों के मन में जो हीनता का भाव कर गया है, इससे उन्हें दूर करने में उन्हें एक मदद मिलेगी। टैगोर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कपड़ों को जलाने की बजाय गरीबों को देने की बात कर रहे थे। गांधी ने कहा कि यह गरीबों का और उनकी गरीबी का अपमान है, क्योंकि वह उन कपड़ों में अपने आप को न तो सहज महसूस करेंगे और न ही उन वस्त्रों को वह संभाल पाएंगे। गांधी पर एक यह भी आरोप लगा कि उन्होंने बिना किसी वायबल अल्टरनेटिव को डेवलप किए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया। यानी आपने बहिष्कार की बात कर दी, आपने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की बात की, आपने कोर्ट कचहरी के बहिष्कार की बात की, आप ये सारी बातें जो कह रहे थे, लेकिन उसका कोई अल्टरनेटिव आपके पास था क्या? क्योंकि टैगोर का यह प्रश्न था कि बहुत सारे इंडियंस उस जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी या जो औपनिवेशिक शासन था उस पर अपनी जीविका के लिए आश्रित थे और एकाएक नौकरी चले जाने से, स्कूलों का बहिष्कार करने से उनको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन गांधी के ऊपर यह आरोप लगाना कि उन्होंने इस आंदोलन की तैयारी नहीं की थी, यह सही नहीं होगा। गांधी, जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े उन्हें ऑर्गेनाइजर माना जाता है। उन लोगों को संगठित करना, किस रूप में मूवमेंट को लीड करना है, ये चीज़ें उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार साउथ अफ्रीका में और भारत में यह साबित किया था। और इसलिए हमें इस आंदोलन की पृष्ठभूमि को जानना होगा। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि
जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में यह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया था। ऐसे में जब हमारे सामने एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो या अस्तित्व संकट हो, वहां पर इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड होता है। तो उनके पास इस मूवमेंट के लिए तैयारी का कोई वक्त नहीं था। हाँ, यह जरूर है कि कांग्रेस ने उस बहिष्कार से होने वाले प्रभावों से निपटारे हेतु अनेक प्रयास किए थे। बहुत सारे जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स थे, उन्होंने जो है स्वयं पढ़ाने का काम किया, स्कूल खोले गए और अन्य तमाम उपाय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर सकती थी वह करने की कोशिश की गई। हमें यह भी जानना होगा कि कोई उस वक्त उतने बड़े पैमाने पर जो शिक्षा आज जिस पैमाने पर हम देख रहे हैं, उतने लोग शिक्षित और साक्षर नहीं थे, स्कूलों में नहीं जा रहे थे। तो आज के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, दृष्टिकोण में देखेंगे, तो हमें लगेगा कि शायद कोई बहुत बड़े पैमाने पर जो है हमें नुकसान हुआ होगा। ऐसी कोई बात नहीं थी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन गांधी एवं टैगोर के मतभेदों को सामने लाता है, जहां गांधी राजनीति में सामूहिक कार्यवाही एवं मास मोबिलाइजेशन में बिलीव करते थे और हमेशा खतरा मोल लेने को तैयार रहते थे। ही वॉज अ रिस्क टेकर। वहीं टैगोर किसी भी प्रकार की सामूहिक कार्यवाही में विश्वास नहीं रखते। एक यहाँ मैं और बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि जो दोनों के बीच में जो डिफरेंसेज है जो हम देख रहे हैं, वो शायद कई बार इस कारण से भी है कि दोनों एक्टिव पॉलिटिक्स में साथ नहीं थे। टैगोर, जैसा मैंने आपको बताया, टैगोर एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे, वह एक राइटर थे, वो लिखते थे और टैगोर बहुत समय गांधी के साथ नहीं बिताते हैं। और चूंकि दोनों साथ साथ समय नहीं बिताते हैं, शायद यह भी कहीं न कहीं एक उनमें एक संवाद की कमी भी जो है वह डिफरेंसेस का कारण बनती है। एक तीसरा जो प्रमुख बिंदु है जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा और जो दोनों के बीच में जो वैचारिक असहमति का कारण है, और यह बड़ा खूबसूरत डायलॉग है दोनों के बीच में, जो इंगेजमेंट और काउंटर इंगेजमेंट है, वो है चरखा को लेकर के। गांधी प्रतीकों में विश्वास रखते थे और दोनों के बीच में चरखा को लेकर के भी विवाद हुआ। गांधी जब विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार, उनके होली जलाने की बात कर रहे थे, तो वो उसके ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स की भी चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में भी सोच रहे थे और उन्होंने सभी को चरखे के माध्यम से सूत काटने की सलाह दी। उनका मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ने का अचूक यंत्र जो के रूप में चरखा साबित हो सकता है। ब्रिटेन चूंकि उस समय इतनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका था, अतः वो भविष्य में इससे होने वाले नुकसानों का सहज अंदाजा भी नहीं लगा सके। गांधी का मानना था कि चरखा एक छोटी चीज है, लेकिन यह लोगों को रोजगार देने के साथ साथ डिग्निटी एवं सेल्फ वर्थ भी सिखाता है। साथ ही उन्होंने आह्वान किया कि जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो सारे लोग हैं या बाकी के लोग हैं जो गृहस्थ जीवन में भी हैं, सभी कम से कम 30 मिनट चरखा चलाएं। और इसके माध्यम से गांधी ने श्रम की महत्ता का संदेश देने की कोशिश की। उनका यह मानना था कि यदि सभी लोग जाति, धर्म, वर्ग के बंधन को तोड़ करके एक साथ सूत काटेंगे, तो यह परस्पर लोगों में सामुदायिक सद्भाव की और सहयोग की भावना को भी विकसित करेगा। यानी जो एक इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर की जिसकी हम आज बात करते हैं, या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की जो बात करते हैं, कहीं न कहीं गांधी इसकी चर्चा कर रहे होते हैं। टैगोर सभी के चरखा चलाने की बात को स्वीकार नहीं करते, बल्कि टैगोर गांधी के इस आंदोलन से नाराज होते हैं तथा 1925 में वो कल्ट ऑफ चरखा नाम से एक लेख लिखते हैं एवं गांधी के जो सूत काटने की जो बात है उसको एक मैकेनिकल काइंड ऑफ एक्टिविटी के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, बताते हैं। टैगोर लिखते हैं कि क्यों गांधी
स्पिनिंग को सभी के लिए मॉरल ड्यूटी बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि इससे लोगों की गरीबी नहीं दूर हो सकती और न ही लोगों की समस्याओं का निजात हो सकता है, बल्कि इस समस्या को दूसरे तरीके से दूर किया जा सकता है। वो एक अल्टरनेटिव भी टैगोर उस आर्टिकल में बताते हैं। वह औद्योगिकीकरण और अन्य तमाम माध्यमों से लोगों की समस्याओं के निदान की बात करते हैं। गांधी टैगोर की इस आलोचना पर कहते हैं, देखिए वो क्या लिख रहे हैं कि कवि टैगोर कवि थे, जैसा आप सभी जानते हैं कि कवि अपनी ही बनाई हुई दुनिया में रहते हैं। उन्होंने एक तरफ तो टैगोर की इस फ्रैंक क्रिटिसिज्म का स्वागत किया और उन्हें याद दिलाया कि खुद उन्होंने भी एक समय में चरखे की उपयोगिता को स्वीकार किया था। आगे वो कहते हैं कि टैगोर जिस औद्योगिक प्रगति की बात कर रहे हैं वह जरूरी है, किंतु तब तक लोगों को रोजगार देना एवं गरीबी से निकालना भी उतना ही जरूरी है। जहां तक टैगोर का यह आरोप है कि वह एक आर्थिक समस्या को वह से उनका अभिप्राय गांधी से है कि गांधी एक आर्थिक समस्या को नैतिक स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा कहने और करने के पीछे भी एक कारण है। चूंकि जो खादी का निर्माण होता था या जो चरखा के माध्यम से जो सूत काता जा रहा था, इट वॉज हैंड वुबन एंड हैंड स्पन क्लॉथ, यानी हाथ से बुना जाता था। यानी यह श्रम के शोषण पर आधारित नहीं था, बल्कि यह प्योर एवं एथिकल था। साथ ही यह डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर पर भी आधारित था। इसलिए गांधी चरखा के द्वारा सूत कातने को नैतिक मानते हैं और इसमें शोषण को सन्निहित नहीं मानते। टैगोर का मानना है कि लीडरशिप नो डाउट किसी भी मूवमेंट पे जरूरी है, किंतु यह भी जरूरी है कि जनता एक रैशनल चॉइस करे और किसी भी चीज को उसे अनक्रिटिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यदि चरखा की उपयोगिता है तो ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन इस पर राष्ट्रीय बहस होना चाहिए और तब उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग अन्य रूप में भी कंट्रीब्यूट करें और जो कि गांधी के मेथड से भिन्न हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी अपनी राजनीतिक यात्रा में अनेकों स्वतंत्र और डिफरेंट विचारों के लोगों से मिलते हैं, उनकी बातों को वह सुनते हैं और बहुत मजबूती से उसका वह काउंटर भी देते हैं। गांधी ने टैगोर से कहा कि यदि उन्हें चरखा का कोई ऑल्टरनेटिव लगता है तो वह उसे भी सुनने समझने को तैयार है। एक दोनों के बीच में चौथा और अंतिम जो वैचारिक मत वैभिन्न का बिंदु है, उसका मैं अब आपसे उल्लेख करना चाहूँगा, और वह है बिहार में आया हुआ भूकंप। 1934 में बिहार में भूकंप आता है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हुई। और गांधी ने तत्कालीन जो मद्रास, जो अभी आज चेन्नई है, वहाँ भाषण देते हुए कहा कि यह अस्पृश्यता के विरुद्ध ईश्वरीय दंड है। यानी जो हमारे समाज में, भारतीय समाज में जो अस्पृश्यता जो फॉलो की जा रही है, यह उसका परिणाम है। टैगोर जो गांधी के साथ अनटचेबिलिटी के मुद्दे पर उनके साथ खड़े रहते हैं, गांधी के इस तर्क को अवैज्ञानिक एवं अतार्किक बताते हैं। तथा टैगोर गांधी को एक पत्र लिखते हैं और उनसे एक आग्रह कहते हैं कि वह उसे अपने अखबार हरिजन में छापें। यह मजे की बात यह है कि इस पत्र में टैगोर गांधी की आलोचना करते हैं और वह पत्र छपता कहाँ है? गांधी के ही अखबार में छपता है, हरिजन में वह पत्र छपता है। यहाँ पर वह गांधी की जो अनसाइंटिफिक व्यू है उसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि वी शुड नॉट एसोसिएट एथिकल प्रिंसिपल्स विद कॉस्मिक फिनोमेना। उन्होंने आगे कहा कि महात्मा जिन्होंने हमें फ्रीडम ऑफ फेयर का मैसेज दिया, वह इतना अनरीजनेबल बात कहेंगे, यह मुझे उम्मीद नहीं थी। तो इस तरह के ढेरों तर्क
टैगोर अपनी बातों के समर्थन में रखते हैं। गांधी इसके काउंटर में उसी अखबार हरिजन में सुपरस्टिशन वर्सेस फेथ के नाम से एक लेख लिखते हैं और जिसमें वह अपने स्टेटमेंट को और स्टैंड को जस्टिफाई करते हैं, डिफेंड करते हैं और अपनी बातों से पीछे नहीं हटते। वह यह भी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि इससे मैं हंसी का पात्र मेरे को बनाने की कोशिश की जाएगी, किंतु मैंने इस पर गंभीरता से विचार किया है। यह ठीक है कि प्राकृतिक घटना को प्राकृतिक कानूनों के संदर्भ में समझना चाहिए, किंतु इन प्राकृतिक कानूनों को भी ईश्वर द्वारा तय किया जाता है। हालांकि गांधी बाद में यह कहीं न कहीं अस्वीकार करते हैं कि वह बिहार अर्थक्वेक को अस्पृश्यता के प्रैक्टिस से जो वो स्पेसिफिकली जो वो कनेक्ट करने की उनकी कोशिश है वह उसमें पूरी तरह वह नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वह यह जरूर कहते हैं कि इस तरह की घटनाएं हमें नैतिक शिक्षा देती हैं और इसका प्रयोग हमें क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन के तौर पर करना चाहिए। बेसिकली जो बिहार भूकंप को लेकर के जो दोनों के बीच में डिबेट होती है, इट वॉज अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ मॉडर्न साइंस एंड क्रिटिकल रैशनैलिटी। इस प्रकार ये जो चार जो बातें हैं जिसके आधार पर हमने दोनों के वैचारिक मत वैभिन्न को आपके सामने रखने की कोशिश की, तो गांधी एवं टैगोर दोनों के बीच में जो डिबेट होती है, इसने भारत में जो पब्लिक डिबेट की जो समृद्ध परंपरा रही, जो प्राचीन काल से हमारे यहाँ चली आ रही थी। आप सभी जानते हैं कि भारत में वैदिक पीरियड से ये शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, तो वो पब्लिक डिस्कोर्स की जो एक हमारी रिच लेगेसी है उसको फर्दर एनरिच करने का काम किया। और दोनों की ही चर्चाओं में हमें जहाँ एक तरफ कुछ विशिष्ट मुद्दों पर उनके विचारों को जानने का मौका मिलता है, वहीं कुछ अन्य विस्तृत मुद्दों जैसे कि दोनों का मॉडर्निटी को लेकर के क्या सोच था, दोनों का विजन ऑफ इंडिया क्या था, मॉडर्न इंडिया क्या था, इन सभी के बारे में भी हमें जानने, सुनने, समझने का अवसर मिलता है। इस डिबेट ने दोनों की समानताओं एवं विभिन्नताओं को सामने लाया और दोनों के बीच जो हमें अंतर दिखाई देता है, यह ऐसा इससे प्रतीत होता है कि वह दोनों की अलग अलग जो पृष्ठभूमि थी और कार्यक्षेत्र था, शायद यह उसका परिणाम था। अंत में मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए यह कहना चाहूँगा कि इन तमाम मतभेदों के बावजूद दोनों में परस्पर मनभेद कभी नहीं था। शायद यही कारण है कि राजनीति की बात करने वाले को टैगोर गांधी के पास भेज देते थे और कला में रुचि रखने वाले को गांधी टैगोर से मिलने की सलाह देते थे। जहां कम्युनल इलेक्टोरेट के मुद्दे पर गांधी टैगोर के आग्रह पर फांस तोड़ते हैं और उनसे गीतांजलि का काव्य पाठ करने को कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ टैगोर शांति निकेतन को उनके उपरांत गांधी को संभालने का आग्रह करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आश्चर्यजनक रूप से दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार पुनः मैं राजनीति विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय और उसकी विभागाध्यक्षा को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आप सभी से के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।